ब्रांडेड रेजिडेंसेस का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत भी इस दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया के टॉप 6 ब्रांडेड रेजिडेंसेस मार्केट में शामिल हो चुका है। ब्रांडेड रेजिडेंसेस बोलते हैं, इसके मायने क्या है? लाइफस्टाइल ब्रांड या हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रियल एस्टेट के साथ कंबाइन हो जाता है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। कोई भी ग्लोबल ब्रांड आपके साथ आता है, आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन करता है। इंडियन बायर है, उसके अंदर वो एपेटाइट है कि मुझे एक ब्रांडेड लग्जरी हाउसिंग चाहिए। पहला प्रोजेक्ट बेचने में हमें 5 साल लग गए, दूसरा प्रोजेक्ट एक दिन में सेल आउट हो गया। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगी, लेआउट क्या होगा, डिजाइन क्या होगा, ये कैसे तय होता है? क्या मटेरियल होगा, क्या उनकी कलर स्कीम होगी। डेवलपर डिपेंड होता है ब्रांड के ऊपर, क्योंकि उसकी एक लेगेसी है। एज अ बायर जब आपके पास आता हूँ, क्या डिफरेंस मुझे महसूस होगा? हमारे नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर एज गुड एज ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, बट ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर स्लाइटली बेटर। बड़ी बात है एस्पिरेशन का होना। अगर आप किसी ब्रांडेड घर में रह रहे हैं तो जो कि एड्रेस है, वो एड्रेस अपने आप में एक वैल्यू पे करता है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल स्टोरी है जिसमें इंडियन रियल एस्टेट मार्केट एंटर कर चुका है। डेफिनेटली दिस इज नॉट अ फेज, दिस इज हियर टू स्टे। कैसे वो अपना सिलेक्शन करता है प्रॉपर्टीज को लेकर जब वो इतना बड़ा पैसा लगाने जा रहा है? एक लेवल तक तो ब्रांड का होगा, उसके बाद अल्टीमेट कंपनी ही आ जाएगी कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और डेवलपर कैसे। जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो आगे चल के बड़े ऑडियंस को भी कैटर करने की कोशिश करते हैं। क्या इसमें ऐसा सिनेरियो कभी आएगा? इज इट गोइंग टू बिकम अ मास मार्केट प्रोडक्ट? द आंसर इज अ नो। उसका जो बायर है अल्ट्रा HNIs है या सुपर HNIs है। आई डोंट थिंक इसका ज्यादा एक्सपेंशन बियॉन्ड अ सर्टेन स्केल हो पाएगा और यही कारण है इनकी वैल्यू काफी अच्छी तरह से अप्रिशिएट करेगी। हेलो, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं द रियल एस्टेट शो पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट विपिन भट्ट और एक बार फिर आज बात होगी आपके घर की, जो कि अब सिर्फ घर नहीं रहा है। जी हां, आज का लग्जरी होम सिर्फ लोकेशन, बड़े कमरे और शानदार एमिनिटीज तक सीमित नहीं है। अब घर के साथ जुड़ रहा है एक बड़ा सवाल कि उसके पीछे कौन सा ब्रांड है। दुनिया में ब्रांडेड रेजिडेंसेस का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2011 में जहां ऐसे सिर्फ 169 प्रोजेक्ट थे, आज इनकी संख्या 600 के पार जा चुकी है और 2030 तक यह आंकड़ा 1000 के पार जाने का अनुमान है। भारत भी इस दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया के टॉप 6 ब्रांडेड रेजिडेंसेस मार्केट में शामिल हो चुका है। ट्रम्प, लिम्बोर्गिनी, एलिसैप, जैकब एंड कंपनी जैसे ग्लोबल नाम अब भारतीय रियल एस्टेट से जुड़ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इन ब्रांड्स की चमक घर की कीमत और उनकी वैल्यू को कितना बढ़ाती है? क्या भारतीय खरीदार अब सिर्फ एक लग्जरी होम नहीं बल्कि एक पूरा लाइफस्टाइल और एक्सपीरियंस खरीदना चाहते हैं? और क्या ब्रांडेड रेजिडेंसेस आने वाले सालों में, आने वाले वक्त में लग्जरी रियल एस्टेट का एक अलग और एक बड़ा एसेट क्लास बनने जा रहे हैं? इन्हीं तमाम सवालों पर आज फोकस होगा, खासकर ब्रांडेड रेजिडेंसेस पर। क्या घर अब सिर्फ घर नहीं बल्कि एक ब्रांड है? और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं प्रदीप अग्रवाल साहब, चेयरमैन फाउंडर सिग्नेचर ग्लोबल, कल्पेश मेहता जी, मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर ट्रिबेका डेवलपर्स, और श्वेता जैन जी, मैनेजिंग डायरेक्टर रेजिडेंशियल सर्विसेज सिविल्स इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, ढेर सारे सवाल मेरे पास हैं जो हम आप तीनों से पूछेंगे, लेकिन एक नियम है जो कहता है लेडीज फर्स्ट, इसलिए मैं पहले जाता हूं श्वेता जी के पास। श्वेता जी, ब्रांडेड रेजिडेंस की जब बात करते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे दर्शकों के लिए वो ब्रांड एक डेवलपर का ब्रांड हो, लेकिन आज हम वो बात नहीं कर रहे। तो पहले तो मुझे एक दर्शकों की आम समझ के लिए थोड़ा बताइए कि जब हम लग्जरी में ब्रांडेड रेजिडेंसेस बोलते हैं, इसके मायने क्या हैं? विपिन, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो अगर हम ब्रांडेड रेजिडेंसेस जो अब एक स्पेसिफिक कैटेगरी बन गई है। एक टाइम था जो काफी नीश एसेट क्लास था ये, स्पेशली इंडिया में। ग्लोबली आपने इनफैक्ट आपके शुरुआत में आपने बोला कि हमने जो ग्रोथ देखी है, जो आंकड़े हैं, जो ग्लोबल ग्रोथ हमने देखी है, तो करीब करीब एक्चुअली 910 स्कीम्स हैं। आपने 600 स्कीम्स बोला, पर करीब करीब 910 स्कीम्स हैं ग्लोबली, और उसमें इंडिया का शेयर भी पिछले 5 से 6 सालों में काफी ग्रो हुआ है। अब क्या है ब्रांडेड रेजिडेंसेस? लाइक यू सेड,
एक डेवलपर का अपना स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट ब्रांड भी ब्रांडेड रेजिडेंसेस होता है, पर हम उसकी बात कर रहे हैं नहीं। हम बात कर रहे हैं जहां पे भी कोई लाइफस्टाइल ब्रांड या हॉस्पिटैलिटी ब्रांड आपके रियल एस्टेट के साथ कंबाइन हो जाता है। उसमें एक आपका रियल एस्टेट है विच इज अ टैंजिबल एसेट, एंड देन यू हैव एन ऑपरेटर which could be a lifestyle operator, which could be a hospitality operator, जो आपकी सर्विसेज हैं उनका एक भरोसा दिलाता है, एक ब्रांड का एक अपना भरोसा होता है। और उस वजह से एक, अब हम आजकल क्या देख रहे हैं, पिछले जो हमने दशक में देखा है कि काफी लाइफस्टाइल और हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स ने आगे बढ़ के रियल एस्टेट में कॉम्बिनेशंस बने हैं, और उसकी वजह से अब हम एक नई कैटेगरी जो भर के आई है। इंडिया में करीब करीब 40 स्कीम्स हैं, जिसमें से 15 रेडी हैं और ऑपरेशनल हैं। हमने देखा ट्रम्प, आपने अभी कुछ लैम्बोर्गिनी की बात की, एलए साहब की बात की, पर जो हमने पहले देखा है फोर सीजन्स, बॉम्बे में उनके प्रोजेक्ट्स हैं, बैंगलोर में उनके प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो हॉस्पिटैलिटी कैटेगरी में आ गए। नॉन हॉस्पिटैलिटी कैटेगरी में जैसे हमने बात की ट्रम्प, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसके एक बायर के लिए या एक ओनर के लिए उसका मायने क्या होता है? उसका मायने होता है कि आपका सर्विसेज जो है वो प्रिडिक्टेबल है, आपके जो डिजाइन फीचर्स हैं वो आप एक बहुत लार्ज इंस्टीट्यूशन से ड्रॉ कर रहे हैं डेवलपर के लिए भी, क्योंकि ये जितनी हमने कुछ ब्रांड्स की बात की या और भी हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स हैं, मैरियट का काफी बड़ा पोर्टफोलियो है, सिक्स सेंसेस का पोर्टफोलियो है ग्लोबली, तो ये डेवलपर के लिए भी वो इन ब्रांड से, इतनी लार्ज इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे डिजाइन भी काफी उनको उससे मदद मिलती है। और उसके अलावा जो हम सर्विसेज प्रेडिक्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा एक इसका फीचर रहता है। तो ये मैं बोलूंगी कि ब्रांडेड रेजिडेंसेस, तो श्वेता जी ने काफी आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया कि ब्रांडेड रेजिडेंसेस का मतलब क्या, ग्लोबली क्या पिक्चर है और इंडिया में क्या पिक्चर है। अच्छा, आज के हमारे जो बाकी के दो मेहमान हैं, यानी प्रदीप सर और कल्पेश जी, मैं आपको बता दूं प्रदीप सर जुड़े हुए हैं लैम्बोर्गिनी के साथ, उनका ब्रांडेड रेजिडेंस जो उन्होंने लॉन्च किया है हाल ही में, और कल्पेश जी जुड़े हुए हैं ट्रम्प ब्रांड के साथ, जो कि हाल ही में हैदराबाद में उन्होंने उस सीरीज का एक अगला लॉन्च किया है। यानी दो ऐसे डेवलपर जो इंडिया में ब्रांडेड रेजिडेंसेस को लेकर इस समय आपके सामने हैं। तो प्रदीप सर, अब मुझे ये बताइए कि जो ब्रांडेड रेजिडेंसेस का कंसेप्ट है काफी पॉपुलर हो रहा है, जैसा श्वेता जी ने बताया, तो ये रियल एस्टेट के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? अभी तो हमारे लिए ब्रांड होता था कि हमने सिग्नेचर ग्लोबल का घर खरीद लिया या ट्रिबेका से घर ले लिया या किसी एक्स डेवलपर से घर ले लिया और उसी में लोग खुश होते थे। लेकिन अब मैं कहूं कि मैं सिग्नेचर ग्लोबल तो ले रहा हूं, लेकिन मैं लैम्बोर्गिनी, एंड इनफैक्ट वो शायद टिनिनो लैम्बोर्गिनी है, ला साहब, ये एक तो नाम भी बड़े वैसे हैं जिनको बोलने के लिए आपको काफी प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन एनीवेज इसका मतलब क्या हुआ और ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? सो विपिन जी, श्वेता जी ने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें जब भी आप किसी ग्लोबल ब्रांड को ऑनबोर्ड करते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज जो आप बोर्ड करते हैं वो है भरोसा, क्योंकि जिस भी ब्रांड को आप ऑनबोर्ड कर रहे हैं वो अपने साथ एक लेगेसी लेकर आ रहा है जो ईयर्स ऑफ ईयर से उसने गेन की है। वो अपने ब्रांड को जब बोर्ड करता है तो रियल एस्टेट डेवलपर के साथ मिलकर जो ग्लोबल डिजाइन है वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाता है। साथ में अगर वो हॉस्पिटैलिटी ब्रांड है तो वो जो सर्विसेज हैं वो ऑनबोर्ड करता है। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्डिंग्स के जो फीचर्स हैं उनके अंदर काफी बारीकी से काम करता है, क्योंकि उनका जो एक्सपोजर है वो कहीं ना कहीं ग्लोबली है। और एक जो रियल एस्टेट का डेवलपर का जो एक्सपोजर होता है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होता है। लेकिन मुझे लगता है ये एक बेस्ट कोलैबोरेशन है किसी भी रियल एस्टेट डेवलपर का किसी भी ब्रांड के साथ, क्योंकि जो रियल एस्टेट डेवलपर है उनका बेस्ट पार्ट है एग्जीक्यूशन करना, टाइमली डिलीवरी देना और अपने कस्टमर को ये भरोसा दिलाना कि इस ब्रांड के साथ हम इस डिलीवरी को आपको डिलीवर कर देंगे। मुझे लगता है ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अभी तक कहीं ना कहीं
जो इंडिया के बाहर काफी कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें काफी पॉपुलर रहा है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से इंडिया में जिस तरीके से जो कस्टमर है उन्होंने उसका वेलकम किया है, मुझे ये लगता है आने वाले वक्त में आपको बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड लैंड होते हुए दिखाई देंगे। रिसेंटली अभी आप देखें तो जो हमने टोरेंटो लैम्बोर्गिनी के साथ जो टाई अप किया, उसके अंदर काफी अच्छा रिस्पांस हमें कस्टमर से मिला। एंड सबसे बड़ी बात जो हमें सुनने में मिली कि एक लैम्बोर्गिनी का जो ब्रांड है अगर वो लैंड कर रहा है तो उसने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काफी बारीकी से काम किया होगा, और जो रियल में किया भी है। तो मुझे लगता है आज अगर आप भी अगर किसी भी जगह शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, और उस ब्रांड का नाम अगर आपके जहन में पहले से है तो शायद आप वहां पर शॉप करना पहले पसंद करेंगे। तो ये बड़ा एक सिंपल सा मेथड है। अगर कोई भी ग्लोबल ब्रांड आपके साथ आता है तो आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन करता है, और ये एक ऐसी मैरिज है जिसे जो शुरू से लेके एंड तक यानी आफ्टर द डिलीवरी आपको उसे पूरी करनी होती है। तो मुझे लगता है आने वाला जो वक्त है, मैं बहुत बहुत बुलिश हूं इस चीज को लेकर कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स और स्पेशली हॉस्पिटैलिटी ब्रांड आने वाले वक्त में आपको दिखाई देंगे, क्योंकि जब हॉस्पिटैलिटी ब्रांड अगर ऑनबोर्ड होता है तो जो भी वहां पर रहने वाले जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको जो मिलने वाली सर्विस है वो कहीं ना कहीं 5 स्टार लेवल की सर्विस उनके अपार्टमेंट या उनके क्लब में मिली हुई होती है। ये मुझे लगता है ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कहीं ना कहीं ग्लोबली पहले ज्यादा यूज होता था, अभी इंडिया के अंदर काफी ज्यादा लोगों ने इसे पसंद किया है। और ऑफ कोर्स जैसा श्वेता जी भी बता रहे हैं कि अभी भी काफी ब्रांड्स अप्रोच कर रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले वक्त में काफी जो डेवलपर अच्छा काम कर रहे हैं, जो थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा डोर ओपन हो रहा है। तो जैसा आपने समझाया, जैसा श्वेता जी ने बताया, आम दर्शकों के लिए कि जो अभी तक एक हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में हम देखते थे जहां होटल एक डेवलपर बनाते थे और उसमें फिर कोई बड़ा ब्रांड, जैसे उन्होंने जिक्र किया फोर सीजन्स, तो वो तो चलिए होटल हो गया, लेकिन वही चीज अब आपके घर के लिए आ जाए तो वो ब्रांडेड रेजिडेंसेस, यानी एक लेवल और ऊपर आप लग्जरी में चले गए। कल्पेश जी, विद द ट्रम्प ब्रांड नेम, आज उस वक्त जब इतना कंसेप्ट ये उभरा नहीं था और भारत में तो ज्यादा जिक्र भी नहीं होता था, आपने ट्रम्प का ब्रांड नेम इंडिया में लेकर आए। तो मुझे बताइए तब से अब तक जो इंडियन बायर है उसने कैसे रिसीव किया ब्रांडेड रेजिडेंसेस को? क्या उसके अंदर वो एपेटाइट है कि मुझे एक लग्जरी हाउसिंग तो चाहिए लेकिन मुझे एक ब्रांडेड लग्जरी हाउसिंग चाहिए? थैंक यू विपिन जी। जैसे आपने कहा, हम उन डेवलपर्स में सबसे पहले थे जो ब्रांडेड रेजिडेंसेस का कॉन्सेप्ट इंडिया में लेकर आए। आज हम पिछले 12 सालों में दुनिया के ट्रम्प के सबसे बड़े डेवलपर बन गए हैं आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प हिमसेल्फ। और इंडिया में आज ज़्यादा ट्रम्प टावर है दुनिया के कोई भी देश के मुकाबले में एक्सेप्ट द यूएस। तो ये ग्रोथ जो हमने देखी है इंडिया में लास्ट 12-13 सालों से, वो वन वे रही है। जब भी हमने पहले इंट्रोड्यूस किया था ये कॉन्सेप्ट इंडिया में, लोग पूछते थे कि भाई साहब ब्रांड घर के लिए क्यों चाहिए? आज वही सवाल आता है कि भाई पेंट हाउस की वेटिंग लिस्ट क्या है? तो जो कस्टमर की एक्सेप्टेंस है ब्रांडेड रेजिडेंसेस को लेके, वो बहुत ही गहरी तरह से बढ़ गई है। और इसके दो कारण हैं। एक, वेल्थ इफेक्ट। इंडिया की जो वेल्थ है लास्ट 12-15 सालों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसकी ग्रोथ हुई है। और दूसरा, आज का बायर अपना इज़ वेरी वेरी वेल ट्रैवल्ड। न्यूयॉर्क गए हैं, लंदन गए हैं, और आज वो एक्सपेक्ट करते हैं और डिमांड करते हैं कि जो वो बाहर के डेवलप्ड देशों में देखते हैं वो उन्हें इंडिया में भी चाहिए। तो इस चीज़ की डिमांड इंडिया में बहुत 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 स्ट्रॉन्ग हमने देखी है, ग्रोथ उसकी। हमने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था हमारा। हमें गुड़गांव ऐसा दुनिया में दूसरा ही शहर है जहाँ पे ट्रम्प के 2 प्रोजेक्ट हैं। पहला प्रोजेक्ट बेचने में हमें 5 साल लग गए थे। दूसरा प्रोजेक्ट हमने 3000 करोड़ से ज़्यादा एक दिन में सेल आउट हो गया। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि ब्रांडेड रेजिडेंस की डिमांड अभी कैसे है। तो श्वेता जी, इस एग्जाम्पल को ही लें कि जो कल्पेश जी ने बताया कि पहला ब्रांडेड प्रोजेक्ट उनको 5 साल लगे बेचने में, और एक के लिए वो दावा कर रहे हैं कि एक दिन में ही वो बिक गया या 24 घंटे के अंदर सेल आउट हो गया।
मैं आपसे थोड़ा समझना चाहता हूं कि कौन ये बायर प्रोफाइल है, कौन लोग हैं, कितना बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर जहां पर आप ब्रांडेड रेजिडेंसेस को लेकर आ सकते हैं। इनफैक्ट ट्रम्प टावर हो गया या लैम्बोर्गिनी हो गया, कुछ नाम आपने लिए। क्या हमारे पास सच में उतना बड़ा मार्केट है? नो डाउट कि पिछले 4-5 साल में हमने लग्जरी का एक बहुत बेहतरीन साइकिल देखा है, बहुत नीश साइकिल देखा है, स्टिल इट्स सेलिंग। बट क्या ब्रांडेड जो कि उससे एक कदम और ऊपर जाता है, उसके लिए हमारे पास उस तरह का बायर प्रोफाइल है, और अगर है तो वो कौन है? सो विपिन जी, डिमांड जो है लग्जरी के लिए, ठीक है, तो लग्जरी जैसे आपने बोला ये एक स्टेप ऊपर है लग्जरी के। सो सबसे पहली बात है कि कोविड के बाद लग्जरी की डिमांड जो है वो एस्टैब्लिश हो गई है इंडिया में। वी हैव इनफ प्रूफ ऑफ द डिमांड। हमने देखा है पिछले हर मार्केट में, हर मेट्रो में इतने प्रोजेक्ट्स डिलीवर हुए हैं जिन्होंने बेंचमार्क्स क्रॉस किए हैं। और उसके बाद आता है हमारा ब्रांडेड डेवलपमेंट्स का स्टॉक, जो कि अभी फिलहाल अगर मैं वो स्टॉक देखती हूँ और कंपेयर करती हूँ ग्लोबल स्टॉक से, तो अभी उतना ज्यादा नहीं है। इसीलिए हम डिमांड भी अच्छी देख रहे हैं। ब्रांडेड हो या लग्जरी हो, डिमांड आपकी कुछ मैक्रो एनवायरनमेंट से भी आगे प्रोपेल होगी। उसको हम खाली स्टैंड अलोन नहीं देख सकते हैं। पर अभी अगर मैं एक जो एक्सेप्टेंस की बात कल पेश जी ने की, एक्सेप्टेंस की बात पे मैं बोलूंगी कि एज अ प्रोडक्ट लाइन डेफिनेटली देयर इज एक्सेप्टेंस। द क्वेश्चंस जो पहले आते थे हमें सवाल कि हम जो प्रीमियम, क्योंकि हमने ग्लोबल एवरेज 30% प्रीमियम देखा है प्रोडक्ट पे, ये प्रीमियम हमें देना चाहिए कि नहीं? ब्रिक एंड मॉर्टर है, इससे क्या वैल्यू अप्रिसिएशन हमें आगे रीसेल में इजी होगा? ये सब सवाल धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं। लोग ये समझ गए हैं कि लाइफस्टाइल एक बायर को अट्रैक्ट करती है फॉर श्योर, पर जो उसका जो वैल्यू सस्टेनेंस है, जिससे जो रेजिलियंस जो क्रिएट होती है प्रोडक्ट में, वो होती है सर्विसेज से। और वो जितने भी लिमिटेड भी हैं प्रोजेक्ट्स जो डिलीवर हो गए हैं और हमने वहां देखा है अप्रिसिएशन की साइकिल, तो उससे भी कॉन्फिडेंस मिलता है लोगों को कि हाँ, अगर सर्विसेज, लोकेशन, डेवलपर ट्रैक रिकॉर्ड अगर सब लाइन पे है, तो इसका ये अनुमान अब लोग लगा रहे हैं कि हम अगर आज हम एक 30% प्रीमियम पे प्रॉपर्टी या 20-30 जो भी है प्रीमियम पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्ट की जो लॉन्जिविटी है, हमारा जो फ्यूचर में जो अप्रिसिएशन है, जो रीसेल वैल्यू है, या इवन रेंटल रिटर्न्स which are going to be far superior. एक चीज विपिन जी मैं जरूर बोलूंगी, luxury is also ease of living and that is what branded residences offer. क्योंकि आपका जो एक सर्विस स्टैंडर्ड्स मेंटेन होते हैं, और ये खाली डेवलपर के कंट्रोल में नहीं है। एक गवर्नेंस की बात भी की थी सने, तो वहां पे भी मैं बोलूंगी कि अगर आपके सर्विस स्टैंडर्ड्स मैनेज्ड, मेंटेन्ड हैं, जो कि ब्रांड भी कंट्रोल करता है, उसकी वजह से जो आपका प्रोडक्ट का वैल्यूएशन जो क्रिएट होता है, लॉन्जिविटी जो क्रिएट होती है, दैट इज व्हाट इज बेसिकली वेयर द डिमांड इज। अब इसके आंकड़े क्या रहेंगे वो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, पर अभी दो तरीके की डिमांड है और सप्लाई भी उसी तरह से आ रही है। एक है आपकी मेट्रोज में जो कि प्राइमरी रेजिडेंस है, दूसरा है आपका लीजर लोकेशंस में, जिसमें अभी हमने ज्यादा सप्लाई देखी नहीं है, बट काफी कॉन्ट्रैक्ट्स अब हमें मालूम है, हमारी इंफॉर्मेशन कहती है काफी कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज हो गए। तो कुछ आने वाले टाइम में हम वैसे भी प्रोडक्ट्स देखेंगे जो कि बेसिकली दे कैन बी कॉल्ड अ सेकंड होम एंड दे विल लार्जली वर्क ऑन सेल एंड लीज बैक, कि आज मैंने खरीदी प्रॉपर्टी और उसके बाद मैंने उसको वापस से ब्रांड को दे दिया मैनेज करने के लिए, डेवलपर को दे दिया, ब्रांड को दे दिया मैनेज करने के लिए। सो ये दो कैटेगरीज भी अब हम इंडिया में, ये रिजॉर्ट लेड कहते हैं इसको ग्लोबल पार्लेंस में, वो हम अब इंडिया में देखेंगे। ठीक है प्रदीप सर, मुझे ये बताइए कि जैसे अब आप लैम्बोर्गिनी के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या उस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशन लैम्बोर्गिनी ही बताएगा? कॉन्सियाज या सर्विसेज तो नो डाउट हम मानते हैं कि वहां से आ रही होंगी,
ब्रांडिंग वहां से आ रही होंगी, लेकिन क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगी, मटेरियल यूज क्या होगा, या बाकी चीजें कैसी रहेंगी, लेआउट क्या होगा, डिजाइन क्या होगा, ये कैसे तय होता है? सो देखिए, ग्लोबल ब्रांड के अंदर ये चीज बहुत क्लियर है कि जब कोई भी ब्रांड लैंड करता है तो बहुत डिटेल करता है एक एक चीज को लेके, एक एक लाइन आइटम के ऊपर डिबेट होती है, क्या क्वालिटी लगेगी, किस तरीके के, यानी आप उसके समझिए कि अगर एक डोर भी लगना है तो डोर का भी क्या मटेरियल होगा, कौन सी क्वालिटी का होगा, या अंदर अगर टाइल्स भी लगनी है तो क्या उनकी कलर स्कीम होगी और किस क्वालिटी की होगी। तो आप ये मान के लीजिए, कोई भी जब कोई ब्रांड लैंड कर रहा है वो इतना माइन्यूट उसके ऊपर वर्किंग करता है और सब कुछ अप्रूवल बेस्ड चलता है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कोई भी चीज जब तक वो प्रोजेक्ट कंसीव होकर लॉन्च नहीं हो जाता, जब तक डेवलपर के हाथ में नहीं होता है, डेवलपर डिपेंड होता है ब्रांड के ऊपर, क्योंकि उसकी एक लेगेसी है, उसका एक पूरा एक्सपोजर है जो उसने इंटेंशनली यूज किया है। सो लैम्बोर्गिनी के साथ भी हमारा यही एक्सपीरियंस रहा कि एक बहुत लॉन्गर टाइम लगा, जिसके अंदर एक एक आइटम के ऊपर हम लोगों ने फाइनल किया उसे, एक एक चीज को डिटेल में जाके किस तरीके से क्लब बनेगा, किस तरीके से फसाड होगा, अंदर की सर्विसेज कैसे रन होंगी, उनकी क्वालिटी क्या होगी सर्विसेज की, लिफ्ट किस तरीके से रन होंगी, कौन सी क्वालिटी की लिफ्ट लगेंगी, पूरा का पूरा एंटायर जो डिजाइनिंग है विद द आर्किटेक्ट, बहुत माइन्यूटली उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी चीज भी है, जिससे आने वाले वक्त के अंदर जो प्रॉपर्टी जब डिलीवर होंगी तो उनकी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा रिटर्न दे पाएंगी। और यही एक चीज है जो कस्टमर के अंदर एक फेथ पैदा करता है, और इसीलिए जो ब्रांड है वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में आ भी पाते हैं कि यस, जो चीज हम कह रहे हैं उस तरीके के प्रोडक्ट यहां डिलीवर हो पाए। और वैसे भी अगर आप देखें, जो डेवलपर हैं वो भी बहुत अवेयरनेस उनके अंदर भी आ गई है कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस अपने कस्टमर से अगर वो कॉल कर रहे हैं और अगर वो कस्टमर उनको प्राइस देकर जा रहा है, तो सर्विसेज या जो क्वालिटी है क्यों ना दी जाए उनको, ये उनका राइट बनता है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें हमने लैम्बोर्गिनी के साथ की हैं। और लैम्बोर्गिनी का, मैं टोनिनो लैम्बोर्गिनी की एक लाइन मुझे बड़ी पसंद है कि देखिए, अगर आप इटली नहीं आ सकते, कम से कम मैं इटली को गुरुग्राम में ला सकता हूं, इतना मैं जरूर कर सकता हूं। तो ये चीज कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में टोनिनो लैम्बोर्गिनी ने डेमोस्ट्रेट की है। राइट। अब इसी सवाल का पार्ट 2 में कल्पेश जी के पास लेके जाता हूं। कल्पेश जी, चाहे आप हों ट्रेबेका एज ए डेवलपर, तो आप ट्रम्प बना रहे हैं, लेकिन आपके अपने प्रोजेक्ट भी हैं। प्रदीप सर हैं एज ए सिग्नेचर ग्लोबल, तो वो भले लैम्बोर्गिनी बना रहे हैं, लेकिन उनके अपने भी बहुत सारे सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट हैं। तो अब मैं एज ए बायर जब आपके पास आता हूं, क्या डिफरेंस मुझे महसूस होगा कि मैं ट्रेबेका की लग्जरी प्रॉपर्टी लूं या फिर ट्रेबेका की ब्रांडेड लग्जरी प्रॉपर्टी लूं? मैं सिग्नेचर ग्लोबल का लग्जरी प्रॉपर्टी लूं या फिर उनके साथ एक एसोसिएटेड ब्रांड का लग्जरी? वहां मेरे एक्सपीरियंस में क्या अंतर आएगा? जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो रफली ट्रेबेका आज इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांडेड लग्जरी रेजिडेंशियल डेवलपर है, लेकिन हमारे आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नॉन ब्रांडेड है। तो मैं दो चीज़ मैं कहना चाहूँगा। हमारी शुरुआत जब भी हुई थी वो सिर्फ ब्रांडेड रेजिडेंसेस को लेके हुई थी, और जैसे प्रदीप जी ने कहा, हमारी पार्टनरशिप ट्रम्प ब्रांड के साथ थी, और वो इतनी गहराई में हर चीज़ में जाते थे, आर्किटेक्चर, मटेरियल सिलेक्शन, सर्विसेज, फैसिलिटी मैनेजमेंट कैसे होगी, इतनी गहराई में कि स्टाफ जो है आपको ग्रीट करेगा, उनके नाखून की क्या लेंथ हो सकती है, उनके बाल की क्या लेंथ हो सकती है, इनके यूनिफॉर्म्स कितने महीने चल सकते हैं जब उसके बाद रिप्लेस करनी पड़े। तो ये सब जो स्किल सेट थी इंडिया में हमने जब भी शुरू किया था तभी इतनी नहीं थी। उस वक्त हमारी जो पार्टनरशिप ट्रम्प के साथ हुई, उस समय बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। आज हम उसी जुनून से जो हम ट्रम्प प्रॉपर्टीज़ डेवलप करते हैं, वो नॉन ट्रम्प और नॉन ब्रांडेड प्रॉपर्टीज़ में भी वही हम जुनून लगाते हैं। और एक हमारा अंदर कहना है कि वी आर अ ट्रॉफी प्रॉपर्टी डेवलपर। हम काम कम करते हैं, लेकिन वही चीज़ बनाते हैं जो उस मार्केट की ट्रॉफी बन जाए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ब्रांडेड की
जो ब्रांडेड रेजिडेंशियल पोर्टफोलियो हमारा, उसकी प्राइसिंग हमें ज़्यादा मिलती है और उसके दो कारण हैं। एक है कि उसकी लोकेशन जो है, प्रोजेक्ट का साइज़ जो है, उससे हमें पता चलता है कि यहाँ ब्रांडेड चलेगा नहीं चलेगा। और जहाँ पे हम ब्रांडेड का डिसीजन लेते हैं, वहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम प्रोजेक्ट में कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा डाल सकते हैं कंपेयर टू नॉन ब्रांडेड। तो बाहर जो चीज़ खरीद रहा है ब्रांडेड, इट इज़ नॉट जस्ट कि उसको नाम मिल रहा है। ये जो हमने सब स्पेसिफिकेशंस की बात की, इस पे कॉस्ट काफ़ी एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो प्रोडक्ट आपको जो ब्रांड डिमांड करता है वो बहुत ही हाई लेवल का होता है, उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है और वो हर लोकेशन के लिए और हर मार्केट पीरियड के लिए सही नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर एज गुड एज ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, बट ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर स्लाइटली बेटर। दोनों के लिए अलग अलग खरीदार बाजार में हैं या दोनों एक दूसरे से compete कर जाएंगे? जी, हम मार्केट इतना बड़ा है विपिन जी के एक ही लोकेशन में हम दो प्रोजेक्ट, एक ब्रांडेड एक नॉन ब्रांडेड नहीं लाते हैं। हम ब्रांडेड वही लोकेशन में करते हैं जहां हमारी नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। सो द फर्स्ट चॉइस, कोई भी लोकेशन आती है तो द फर्स्ट चॉइस विल बी कि ये लोकेशन ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी, और यहाँ पे हम अच्छी वेलोसिटी से प्रोडक्ट बेच पाएंगे नहीं बेच पाएंगे। तो एप्पल टू एप्पल हमारे पास हम नहीं करते हैं, लेकिन हमने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, गुड़गांव में हमारे पार्टनर है बहुत ही बड़े डेवलपर वहाँ के, ऐसा हुआ है कि हमारे दोनों प्रोजेक्ट्स जो ट्रम्प के हैं वो लार्जर मास्टर प्रोजेक्ट के अंदर है, जहाँ पे हमारे पार्टनर के नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी है। लेकिन हमारा ट्रम्प का जो प्रोडक्ट है, कंपेयर टू आवर सेम पार्टनर, सेम लोकेशन, सेम एक्सेस, 30 to 40% प्रीमियम में ज़्यादा बिका है। बिकॉज वो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी हम दे रहे हैं वो भी काफ़ी हाई है, और ब्रांड जो नाम लाता है, जो रिकग्निशन लाता है, एक लेवल पे आप बोलोगे लुई विटॉन बैग खरीदो या नॉन ब्रांडेड खरीदो, काफ़ी ब्रांड्स हैं जो सेम लेवल ऑफ क्वालिटी देते हैं, लेकिन ब्रांड की जो नाम की वजह से एक जो प्रीमियम आता है वो तो है ही। तो मैं श्वेता मैम के पास जाऊं उससे पहले प्रदीप जी से भी ये सवाल पूछ ही लूं। मेरा मन कर रहा है कि प्रदीप जी, ऐसा हुआ कि आपके किसी और प्रोजेक्ट पे कोई और व्यक्ति आया और फिर उसने कहा नहीं मुझे तो अब आपके वो लैम्बोर्गिनी वाले में ही जाना है? देखिए, बड़ा नेचुरल चीज है। देखिए, बड़ा एक सिंपल सी चीज है। आज कोई भी पर्सन है, अगर उसके पास दो ऑप्शंस हैं, उन दो ऑप्शंस में से चूज करना है तो ऑफ कोर्स वो पहली ऑप्शन में ब्रांडेड को रखेगा, नो डाउट। लेकिन दोनों का एक प्राइस गैप है। प्राइस गैप का जो एक प्रीमियम है उस ब्रांड के लिए वो पे करता है। बहुत सारे ऐसे HNIs हैं, अल्ट्रा HNIs हैं, और मैंने बहुत सारा अपना कस्टमर बेस भी ऐसा देखा कि ऑलरेडी वो नॉन ब्रांडेड घरों में रह रहे थे, उनकी एस्पिरेशन थी कि हमें ब्रांडेड में जाना है, तो उन लोगों ने बाय चॉइस अपने उस हायर प्राइस के ऊपर भी ब्रांडेड घरों को चुना। तो ये कहीं ना कहीं एक एस्पिरेशन की बात है। इसमें मुझे लगता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर शायद उतना बड़ा गैप ना हो जितना ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड में हम समझ लेते हैं। उससे ज्यादा जरूरत मुझे लगता है बड़ी बात है एस्पिरेशन का होना, कि अगर आप किसी ब्रांडेड घर में रह रहे हैं तो जो कि एड्रेस है वो एड्रेस अपने आप में एक वैल्यू पे करता है। और मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट ग्लोबली भी चलता है। अगर आप किसी भी ऐसे बिगर एड्रेस पर जा रहे हैं तो उस एड्रेस का पैसा पे करना है, और मुझे लगता है वहीं कहीं ना कहीं जो कस्टमर है वो उसके एस्पिरेशन भी ऐसा होना। एंड मेरे पास दोनों तरीके के कस्टमर है, सेम कंपाउंड सेम एरिया में होते हैं, लेकिन दोनों में प्राइस का फर्क है लगभग 20-25% का। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ब्रांडेड होने से, लेकिन सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोडक्ट है तो क्वालिटी उसकी ऑफ कोर्स बहुत बेहतरीन होगी, ये उनके पास पहले से इंश्योर है उनको। सो वो केवल एक चॉइस की बात है कि मुझे क्या अपनी एस्पिरेशन को पूरा करके नॉन ब्रांडेड में पहले में रह रहा था, मुझे अब ब्रांडेड में रहना है। तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स को मैंने घरों को चेंज करते हुए देखा है। हमारे इस करंट प्रोडक्ट के अंदर भी जो लैम्बोर्गिनी में है, एग्जिस्टिंग जो लोग नॉन ब्रांडेड में रह रहे हैं, उन लोगों ने, काफी लोगों ने यहां पर घर खरीदे हैं।
राइट, तो प्रदीप जी कह रहे हैं कि एस्पिरेशनल वैल्यू है जिसके लिए लोग एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हैं। ये वो डिफरेंस आता है कि आप जाके कार हो जाए, घड़ी हो जाए, कपड़े हो जाएं, बैग्स हो जाए, तो वहाँ जो एक नॉर्मल और एक जो ब्रांड का डिफरेंस आता है, शायद वही चीज़ यहाँ पर भी है। बस ये है कि यहाँ कीमत बहुत ऊपर रहती है क्योंकि ये घर का मामला है। श्वेता जी मुझे बताइए कि ये जो ब्रांडेड रेजिडेंसीज की पूरी कहानी है, नाउ ये एक दौर है जिसे हम देख रहे हैं, या फिर ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल स्टोरी है जिसमें इंडियन रियल एस्टेट मार्केट एंटर कर चुका है? विपिन जी, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल स्टोरी है। और कल्पेश जी ने कहा था कि ग्रोथ ऑफ एचएनआईज जो हम इंडिया में देख रहे हैं, तो उससे डायरेक्टली अभी तक जो हमने देखा है 12% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी है हमने एचएनआई पॉपुलेशन में, तो उससे डायरेक्टली रिलेट करता है ये। दूसरी बात ये है कि ब्रांडेड रेजिडेंसेस इट इज एक वन टाइम बाय की खाली बात नहीं कर रहे हैं हम। आपने जो सवाल पूछा कि एक ब्रांडेड एक नॉन ब्रांडेड तो क्या कैनिबलाइज करता है वो डिमांड को, उसमें मैं ये बोलूंगी कि आपका जो बायर है एक टाइम परचेज तो कर लिया आपने ब्रांडेड, पर उसके बाद जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी एक नॉन ब्रांडेड से ज्यादा होती है। तो जो पहली बात, फर्स्ट होम बायर, अगर आज मैं अपना पहला मकान खरीद रही हूँ तो चांसेस कम हैं कि मैं ब्रांडेड रेजिडेंस खरीदूंगी। पहला मेरा नॉन ब्रांडेड होगा। और उसके बाद जैसे कहा प्रदीप जी ने कि एस्पिरेशन मेरी ये रहेगी कि मैं एक ब्रांडेड डेवलपमेंट में जाऊं, पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं उसको उस इन्वेस्टमेंट को लिव थ्रू कर सकूं, जिसके लिए जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसके लिए मेरी तैयारी होनी चाहिए कि मैं महीने की मेंटेनेंस कॉस्ट बेयर कर सकती हूँ। काफी लोग होते हैं जो एक्साइटमेंट में डिसीजंस लेते हैं, पर मेट्रोज में जो हम मेनली जो हमारा बायर प्रोफाइल है वो है 37-38 से लेके आपका 55-58 की एज ग्रुप। और मोस्टली पीपल, एक रीजन ये भी है कि दे आर वेल ट्रैवल्ड, सो दे अंडरस्टैंड परफेक्शन, दे अंडरस्टैंड कि सर्विस का जो पूरा सेंटर है जिसके अराउंड ब्रांडेड रेजिडेंस है तो उसकी क्या वैल्यू है। पर साथ में कस्टमर डिसर्निंग भी बहुत है। तो ये नहीं है कि हमने खरीद लिया वन टाइम परचेज और हम फिर उसको मैनेज मेंटेनेंस हम उसकी नहीं बेयर कर पाएंगे। तो कस्टमर आज, जो आपने कहा कि ये सिर्फ दौर है, या मेरा इस पे सिंपल सा सवाल जवाब ये रहेगा कि बायर जो है बहुत इंटेलिजेंट डिसर्निंग बायर है। एड्रेस, एक्विटी, ग्लैमर, प्रोडक्ट को रोमांटिसाइज करना जो कि हम लोग मार्केटिंग और सेलिंग में करते हैं, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगी, पर बायर आपका उन सब चीजों से कुछ ही हद तक इंप्रेस होता है। तो उनके लिए अगर ठोस है आपका वैल्यू प्रोपोजिशन, जो कि ब्रांडेड रेजिडेंसेस का पूरा वैल्यू प्रोपोजिशन ठोस है, अगर ठोस है तो डिमांड है। और आने वाले टाइम में भी हम यही देखेंगे कि डिमांड बरकरार रहेगी, क्योंकि बायर जो है हमारा वो इवॉल्व हो रहा है, उसकी प्रेफरेंसेस इवॉल्व हो रही हैं, लाइफस्टाइल इवॉल्व हो रहा है। और बाकी तो जैसे मैंने बोला, इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट अगर वो हम देखते हैं कि ठीक रहेगा तो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ फेज, दिस इज हियर टू स्टे। ठीक है, अब ना श्वेता जी के जवाब से एक सवाल मेरे मन में आया, और दो तीन सवाल इनफैक्ट आए, एक एक करके मैं लेता हूं। तो मुझे ये बताइए कल्पेश जी कि जैसा श्वेता ने कहा कि इट्स नॉट जस्ट अ वन टाइम परचेज, उसके बाद चूंकि एक ये ब्रांडेड रेजिडेंसेज है उसकी मेंटेनेंस की भी एक कॉस्ट है। नो डाउट कि लग्जरी प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस कॉस्ट ऊपर होती है, कई बार वो मतलब खबरें बन जाती हैं कि भाई इतना मेंटेनेंस आ रहा है। यहाँ जब आप ब्रांडेड में जाते हैं तो वो मेंटेनेंस कितना ऊपर है? आप कुछ भी कह लें, लेकिन इंडिया मतलब अल्ट्रा एचएनआई सब बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारी जो एक सोच कह लें या जिस तरह का हमारा नेचर है, एक हमेशा प्राइस सेंसिटिव बायर है, भले ही वो किसी की भी कैटेगरी में बैठा हो, भले ही वो करोड़पति हो अरबपति हो, उसे हमेशा वैल्यू फॉर मनी चाहिए। तो जब एक ब्रांडेड रेजिडेंस को आप लेते हो, क्या उसका
मेंटेनेंस या अदर कॉस्ट या जो भी आप कह लें उसको, कॉन्सियाज वगैरह सारी फैसिलिटीज मिला के, वो एक नॉर्मल लग्जरी प्रोजेक्ट के मुकाबले कहीं ज्यादा ऊपर होती है या इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आता उसमें? ये बहुत ही गहरा सवाल किया आपने विपिन जी, और मैं श्वेता जी के आंसर को थोड़ा ऐड करना चाहूँगा आपके ये सवाल को जोड़ते हुए। ब्रांडेड रेजिडेंसेस का नो डाउट फ्यूचर इंडिया में बहुत ब्राइट है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि ये ब्रांडेड रेजिडेंसेस जो डिलीवर हुए हैं वो कितनी अच्छी तरह से मेंटेन हो पाएंगे। आज डेवलपर्स बिना बजट देखे एमेनिटीज़ वगैरह पे खर्चा कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें डिलीवर हो रही है, लेकिन ये कितनी अच्छी तरह मेंटेन होगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है और ये सबसे बड़ा रिस्क है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। हमने जब भी ट्रम्प के साथ शुरुआत की थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा था ट्रम्प के लिए कि उनका कंट्रोल क्या रहेगा इस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस पे। उनके जो बहुत ही डिटेल्ड स्टैंडर्ड्स है मेंटेनेंस, वो मेंटेन कैसे होंगे। तो लीगली अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जब भी आपने डिलीवर कर दिया बिल्डिंग, तो RWA सोसाइटी कॉन्डोमिनियम को हैंड ओवर कर देना पड़ता है, और फिर उसके आगे कॉन्डोमिनियम कैसे मेंटेन करती है उस पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसी है। हम उसको 2 या 3 तरीके से इस पर्टिकुलर रिस्क को एड्रेस करते हैं। एक है कि हम स्टार्टिंग में ये जो मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट, पहले मैं उसका जवाब देता हूँ। मेंटेनेंस कॉस्ट बिटवीन 30 and 50% आपकी ऊपर होती है कंपेयर टू नॉन ब्रांडेड रेजिडेंस। उसके काफ़ी कारण हैं, और ज़्यादातर हमारे जो बायर्स हैं वो ओके होते हैं इस हायर मेंटेनेंस कॉस्ट को एट द टाइम ऑफ परचेस। लेकिन जैसा हम अक्सर देखते हैं स्पेशली इन मुंबई, जहाँ पे सोसाइटी टेक ओवर हो जाती है, फिर जी ये लॉबी की लाइट बंद कर दो, AC बंद कर दो, आधी लिफ्ट मत चलाओ। ये जो सबसे बड़ा रिस्क है, इसको हम कैसे टेक केयर करते हैं कि हम एट द टाइम ऑफ सोसाइटी हैंड ओवर हम उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें सारे स्टैंडर्ड्स डाल देते हैं। 2-3 साल तक हम मेंटेन करते हैं, हमें आउट ऑफ पॉकेट भी जाना पड़ता है एट आवर ओन कॉस्ट पहले 2-3 साल के लिए। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी मेंटेनेंस आगे जाके सोसाइटी या कॉन्डोमिनियम या RWA जो भी है ये ठीक से करता रहे। हमने इंटरनली ये डिसीजन लिया है कि अगर हमें एसोसिएशन अलाउ करे तो हम हमारे खुद की जेब से जो भी नेगेटिव है वो हम खुद की जेब से डालेंगे। बट बिकॉज ये कॉस्ट हाई है और इंडिया में इसकी हिस्ट्री डिलीवरी की बहुत लंबी नहीं है, ये कैसे प्ले आउट होता है ये डिटरमिन करेगा कि आगे ब्रांडेड रेजिडेंसेस इंडिया में कैसे रिसीव होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर जो वास्ट मेजॉरिटी जो हमारे बायर्स हैं वो ओके हैं 30, 40, 50% प्रीमियम एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कॉस्ट भरने के लिए। और हम कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स ऐसे सेटअप करते हैं कि उन्हें 75% लोगों को एग्री करना पड़ेगा कुछ चेंज करने के लिए। और टू रेजिडेंट्स के नॉट डिसाइड कि भैया ये लाइट बंद कर दो, AC बंद कर दो। तो थोड़ा लंबा जवाब दिया मैंने, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था आपका विपिन जी। प्रदीप सर, एक सवाल ये कि जब ब्रांडेड रेजिडेंसीज की ही बात आ रही है तो वो कैसे कॉम्पीट होगा? क्या आप और कल्पेश जी किसी एक मार्केट में एक दूसरे से कम्पीट करेंगे? लिम्बोर्गिनी वर्सेस ट्रम्प हो जाएगा कहीं? या फिर मेरे दिमाग में ये भी आता है कि आप जिस HNI या अल्ट्रा HNI सेगमेंट को ये टारगेट कर रहा है, और जैसा आप भी कह रहे हैं वो तो वेल ट्रेवल्ड है, तो उसको लगे कि मैं कहीं जाके दुबई में ले लूं क्योंकि मुझे वहां पर रेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर भी वर्ल्ड क्लास मिल रहा है। चलिए यहाँ तो टावर वर्ल्ड क्लास है, लेकिन थोड़ी बहुत शिकायत सड़क को लेकर या ट्रैफिक को लेकर हो सकती है। या फॉर दैट इंस्टेंस में UK चला जाऊं या और भी कई ऐसे मार्केट्स हैं दुनिया में, तो वो कैसे एक बायर का दिमाग काम करता है इस जगह? कैसे वो अपना सिलेक्शन करता है प्रॉपर्टीज को लेकर जब वो इतना बड़ा पैसा लगाने जा रहा है? देखिए विपिन जी, कोई भी बायर जो किसी भी टेरिटरी में डिसाइड कर रहा है अपना घर, तो ऑफ कोर्स वो अपनी कंजम्पशन के लिए कर रहा है। इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है सेकंड अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट तो उसे अपना घर लेना होता है और उस घर में उसे खुद उसे यूज के लिए लेना होता है। तो मोस्टली
जितने भी इस टेरिटरी में जहां पर खास करके जब मैं गुरुग्राम की बात कर रहा हूं तो बहुत सारे ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके ऑफिसेज यहां पर हैं, उनके जो बहुत सारे ऐसे हाई पेड सैलरी वाले जो एम्प्लॉय हैं वो लोग भी यहां रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको अगर केवल इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको इंडिया में दिल्ली एनसीआर में करनी है, मुंबई में करनी है, दुबई में करनी है। वो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। मोस्टली जो है अल्टीमेट एट द एंड तो जो प्रॉपर्टी है वो एंड यूजर के काम ही आने वाली होती है, और उसके लिए मुझे लगता है एक गुरुग्राम में सफिशिएंट जो है इस तरीके की ऑडियंस है, इस तरीके का टीजी है जो इन घरों को खरीद कर रह सकता है। ऑफ कोर्स जैसा आपने कहा कि अगर दो ब्रांड हैं आपस में अगर कंपटीशन होगा तो वहां अब फिर डेवलपर का रोल आता है। अब डेवलपर कितना एक्सपीरियंस्ड है, डेवलपर कितना अपने आप में उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, किस तरीके का उसकी कंपनी है, किस तरीके का उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कैसी क्वालिटी ऑलरेडी जो उनकी बिल्डिंग रन कर रही है उसके अंदर नॉन ब्रांडेड में वो वहां रन कर रहा है, और उसके बाद जो आने वाले वक्त का जो भरोसा दिया है उस पे कस्टमर कितना रिलाय करता है। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं एक चीज है जो इन फिर ब्रांड से भी ऊपर आ जाती है। फॉर एग्जांपल XYZ अगर कोई भी ब्रांड आता है, ब्रांड के आने के बाद अगर वो डेवलपर पे रिलाय नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है शायद वो ब्रांड भी उतना कंपीट कर नहीं पाएगा, इवन दो ब्रांड अगर वो हायर भी है तो भी। अल्टीमेट एट द एंड जो डिलीवरी है वो डेवलपर ने करनी है, और लॉन्गर टर्म में जो डेवलपर है उसने ही अपना रोल प्ले करना है, क्योंकि डिलीवरी के 5 या 10 साल के बाद वहां पर अगर कोई रहने वाला है तो वो डेवलपर ही है। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो कंपटीशन है ये डेवलपर बेस्ड रहेगा, यानी एक लेवल तक तो ब्रांड का होगा, उसके बाद अल्टीमेट एट द एंड कंपनी ही आ जाएगी कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और डेवलपर कैसा है। ये ऐसा मेरा मानना है। राइट। तो श्वेता मैम, अब एक सवाल यहां और आएगा इन सारी बातों के बाद, वो ये है कि जैसे ब्रांडेड चीज़ें रहती हैं, घड़ियां हो गई, पर्सेस हो गए, और भी ब्रांडेड चीज़ें, वो एक तरह से लग्जरी कलेक्टिबल भी होती है क्योंकि सर्टेन टाइम वो लिमिटेड एडिशंस भी होती हैं। तो अगर कोई ब्रांडेड रेजिडेंसेस में इन्वेस्टमेंट ही कर रहा है, जैसे प्रदीप सर ने कहा कि वो अलग अलग रीज़न हो सकते हैं क्यों किसी को वो घर खरीदना है, प्राइमरी उसकी रिक्वायरमेंट रहने की हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कोई उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो क्या ब्रांडेड रेजिडेंसेस बीइंग different from rest of the luxury property, maybe limited edition, maybe big brand or something, location, whatever, क्या ज्यादा रिटर्न देने की काबिलियत रखते हैं बनिस्बत की एक रेगुलर लग्जरी प्रॉपर्टी के? तो विपिन जी, बायर का दो तरीके का माइंडसेट है। एक तो है वेल्थ क्रिएशन, डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें आपने बोला लंदन ले लें या दुबई ले लें। तो दूसरा है कि हम अपने रिहाइश के लिए, एंड यूज के लिए प्रॉपर्टी लेनी है। वो बहुत पर्सनल डिसीजन होता है, और उसके लिए फिर बायर की काफी बड़ी चेकलिस्ट होती है कि उनके वर्क प्लेस से कहाँ है, बच्चों के लिए क्या फैसिलिटीज हैं, डिजाइन क्या है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। So when it comes to an end use objective, a hardcore end use objective, तब उस टाइम बायर इतना ज्यादा फोकस नहीं करता है कि कैपिटल अप्रिसिएशन या क्या रिटर्न्स मिलेंगी। एक आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक नेचुरल आपका इंक्लिनेशन है ही कि एक एसेट बन रहा है तो उसमें ग्रोथ होगी। और हमने देखा है कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके बच्चों के लिए इस तरह की प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, वो बोलते हैं तब तक थोड़ा रेंट पे दे देंगे, या अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो 4-5 साल में बच्चों की शादी होगी तो उनके काम आएगा। तो एक ये भी इट इज आई वुड से बोथ एंड यूज के लिए भी और एक वेल्थ क्रिएशन, दोनों इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही ऑब्जेक्टिव रहते हैं। अब इसमें रिटर्न्स जो अभी तक हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स इंडिया में देखे हैं या हमने ग्लोबल ट्रेंड भी जो देखा है, रिटर्न्स डेफिनेटली यील्ड आपकी सुपीरियर रहती है। यील्ड हम बोलेंगे रेंटल रिटर्न कंबाइंड विद कैपिटल अप्रिसिएशन। But is that the only reason why a buyer is considering even someone with the wealth creation mindset? एक तो यील्ड तो खैर एक कॉन्सेप्ट है ही, बट साथ में जो मैंने बोला डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट, अगर आप इंडिया में देख रहे हैं या इंडिया के बाहर देख रहे हैं,
तो जब एक HNI अपना पोर्टफोलियो देखता है, मैं खाली रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की बात कर रही हूँ और एसेट क्लासेस की नहीं, तो उसमें लोगों को लगता है कि चलिए हमारे पास अब 2 घर हैं, उसके साथ हम एक ब्रांडेड घर भी ले लें, उसमें रिटर्न्स ठीक आ जाएंगी, रेंटल रिटर्न्स, फिर एक सेकंड होम देख लें। तो एक वो भी माइंडसेट रहता है। और मैंने जो देखा है कि रेजिडेंशियल में जो इन्वेस्टर्स हैं, मैं इन्वेस्टर्स की ही बात करूंगी, या तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन साइकिल को प्ले आउट करते हैं अपने अप्रिसिएशन के लिए, या फिर थोड़ा और लंबे समय तक रखते हैं प्रॉपर्टी को, या खाली रेंटल की वजह से खरीदते हैं, कैपिटल गेन्स, कोई भी उनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में रेंटल रिटर्न्स भी सुपीरियर होती हैं, कई बार उसकी वजह से भी खरीदते हैं। पर जो भी लोग जो रेजिडेंशियल में बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं, उनका मैंने देखा एक माइंडसेट है कि वो उनका इंक्लिनेशन रेजिडेंशियल में ही रहता है। अगर आप उनसे बोलें कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लीजिए या लैंड ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे उसमें इन्वेस्टमेंट, वो भी एक पैरेलली हम बड़ी फैमिली ऑफिसेज वगैरह इन्वेस्ट करते हैं। बट एक जो मैं रिटेल बायर का माइंडसेट आपको बता रही हूँ, तो उनका रहता है कि हम रेजिडेंशियल में ही इन्वेस्ट करें। आई थिंक इट इज ऑल्सो अ कंफर्ट एसेट क्लास, इज व्हाट आई वुड से। तो खाली क्वांटिटेटिव मेजरमेंट या एनालिसिस करके डिसीजन होता है, नहीं, थोड़ा इमोशनल भी होता है डिसीजन। जी जी, गॉट योर पॉइंट। कल्पेश जी, एक बात बताइए कि अभी जैसा ब्रांडेड आपने कहा कि अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर ट्रम्प रेजिडेंसेज हैं या ट्रम्प टावर्स हैं तो वो हिंदुस्तान के अंदर हैं। डेफिनेटली हिंदुस्तान के लोग खरीद रहे हैं, हमारे जो धनाढ्य लोग हैं वो खरीद रहे हैं HNI, अल्ट्रा HNIs। लेकिन क्या ऐसा भी हो रहा है कि दूसरे देशों से आपको क्लाइंट मिल रहे हैं, मतलब नॉन इंडियंस, दूसरी नेशनलिटी के लोग भी यहाँ आ रहे हैं, वो मे बी अपना घर या कोई और रीजन या मे बी इन्वेस्टमेंट पर्पस से, ऐसा है? ऑफ कोर्स, नॉन इंडियंस जो NRI और PIOs कैन बाय, प्योर नॉन इंडियंस इंडिया में बाय नहीं कर सकते बाय लॉ। बट विपिन जी, एक नॉर्मल प्रोजेक्ट जो हमारा होता है लग्जरी, उसमें NRI डिमांड करीब 5 से 8% होती है। हम जो ट्रम्प के प्रोजेक्ट में देखते हैं वो नंबर 15-20% तक पहुंच जाता है। हाल ही में हमने ट्रम्प हैदराबाद लॉन्च किया, वहाँ पे हमारी अब तक जो सेल हुई है उसमें 30-40% डिमांड NRIs की आई है। तो ये एक काफ़ी सिटी बेस्ड ये फिनोमिनन है। गुड़गांव में हमने देखा है 15-20% तक गए, और हैदराबाद में बहुत ही इसकी मात्रा हाई है। और इसके भी काफ़ी कारण हैं। US में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, करेंसी, कौन से शहर के लोग ज़्यादा बाहर रहते हैं, काफ़ी इसमें फैक्टर्स प्ले करते हैं। बट इन जनरल नॉर्मल प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स में NRI डिमांड बहुत हाई होती है। प्रदीप जी, इस पर आपकी कोई राय? बिल्कुल कल्पेश जी की बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि देखिए, जब किसी भी ब्रांडेड रेसिडेंस को आप लॉन्च करते हैं तो उसकी जो लेगेसी है उससे NRI जो है वो कंफर्टेबल होता है। आज जितने भी NRIs को हमने अपने करंट प्रोजेक्ट के अंदर भी लैम्बोर्गिनी में देखा है, तो उनको ये लगता है कि अगर ये ब्रांड किसी प्रोडक्ट को वहां लेकर आ रहा है तो इसका मतलब इसके जितने भी चेक एंड बैलेंसेज हैं वो ऑलरेडी वहां पर कर दिए गए होंगे। तो उनके लिए जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाता है कंपेयर टू नॉन ब्रांडेड घर। अगर उसे सिग्नेचर ग्लोबल की दूसरी किसी सोसाइटी में घर लेना है तो शायद उसके पास उतना बड़ा कोई उसको चेक करने का मीडियम है नहीं। वो सिर्फ सोशल मीडिया या जो अदर उसके पास गूगल सर्च है, AI है, उसके थ्रू जाके सर्च कर सकता है। अदरवाइज कोई भी ब्रांड जब अगर लैंड होता है तो उसके साथ उसका डिसीजन बहुत इजी हो जाता है। और यही चीज हमने अपने करंट प्रोडक्ट के अंदर भी देखी है। लगभग हमारे पास 15 से 16% जो है NRIs का इन्वेस्टमेंट जो है इस लास्ट प्रोडक्ट के अंदर आया है। और मुझे लगता है ये आने वाले वक्त में और बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ब्रांडेड और प्रोडक्ट यहां पर आ रहे हैं उनका भरोसा भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। और आप देखें कि जिस तरीके से आज डॉलर रुपी का रेट काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया है, तो एट से टाइम में एक अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है, क्योंकि हर NRI कहीं ना कहीं एक घर अपना इंडिया में और खास करके ऐसे मेट्रो सिटीज के आसपास जरूर लेना चाहता है। कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स भी इसी देश में अभी रह रहे होते हैं,
तो उसकी एक विश लिस्ट में होता है कि इंडिया में एक घर लेकर रखें, और ब्रांडेड रेसिडेंस मिले तो मुझे लगता है उसके काफी चेक एंड बैलेंसेस के जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाते हैं। सो ये रुझान हमें भी देखने को मिला है यहाँ। ओके, क्विकली श्वेता, आप क्योंकि अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम आ चुके हैं कि अभी तो जो ब्रांडेड रेजिडेंसेज हैं वो बिल्कुल ही जो सुपीरियर लेयर है हमारे रियल एस्टेट मार्केट की, वहां खड़े हैं। क्या आने वाले वक्त में हम ऐसा देखेंगे कि मतलब थोड़ा मार्केट एक HNI और अल्ट्रा HNI से नीचे वाले बायर के लिए भी खुलेगा? विपिन जी, वैसे इस सवाल का जवाब प्रदीप जी या कल्पेश जी बेटर दे पाएंगे, बट जो मेरी अभी अंडरस्टैंडिंग है कि जो आपकी कॉस्ट है एक ब्रांड को ऑनबोर्ड करने की, जो आपकी कॉस्ट है, अगर हम उसको प्रोडक्ट में इंक्लूड करते हैं तो प्रोडक्ट आपका एक ही कॉरिडोर पे एक ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में डिफरेंस हमेशा रहेगा। तो उसकी वजह से इज इट गोइंग टू बिकम अ मास मार्केट प्रोडक्ट? द आंसर इज अ नो, वो नहीं होगा। वैसे मैं इस सवाल पे, जैसे मैंने बोला, मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूं जवाब देने के लिए, तो बट उन्हीं से ले लेते अगर हैं। मैं खाली कॉस्ट आउटले देखूं तो ये मास मार्केट प्रोडक्ट नहीं बन सकता है, और मास मार्केट बन गया तो इसकी एक्सक्लूसिविटी खत्म होगी। दोनों बातें सही हैं। The premium can be commanded. बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपका ये भी कहना सही है कि these two gentlemen are in the better position to answer this question। चलिए प्रदीप जी, पहले आपके पास आता हूं कि क्या आगे चलते हुए ऐसा होगा कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि एकदम ही आप मास हाउसिंग में उसको ले आएंगे, लेकिन वो जो बिल्कुल ही अपर लेयर पे खड़ा हुआ प्रोडक्ट है, क्योंकि कई बार हम दूसरे प्रोडक्ट में देखते हैं जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो आगे चल के धीरे धीरे थोड़ा एक बड़े ऑडियंस को भी कैटर करने की कोशिश करते हैं। क्या इसमें ऐसा सिनेरियो कभी आएगा? विपिन जी, मैं श्वेता जी की बात से सहमत हूँ इसमें कि अगर ये ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर मास हाउसिंग में या थोड़ा सा मास हाउसिंग से ज्यादा प्रीमियम हाउसिंग में अगर आ गए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं जिससे प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है इन टर्म्स ऑफ जब कॉस्ट ऑफ मटेरियल एवरीथिंग। एंड एक चीज मैं इसमें और ऐड करूं, देखिए ब्रांड की डिमांड आपके पास जब तक होती है जब तक आप कोई लिमिटेड एडिशन बना रहे हैं, ठीक है ना, और प्राइस का जब भी आपको मिल पाएगा। अभी आपने एक लास्ट सवाल में भी पूछा था कि इनके प्राइस कैसे इंक्रीज होंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को किसी प्रोजेक्ट के अंदर लिमिटेड यूनिट्स हैं और उन लिमिटेड यूनिट्स के लिए आने वाले वक्त में तो बायर्स तो और बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अब किसी को कोई ब्रांड पसंद है और उसी ब्रांड में जाकर रहना है तो ऑफकोर्स उसको प्राइस जो है वो हायर पे करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो डेवलपर हैं इन ब्रांड के साथ काम करते हुए काफी बड़ी अच्छी लर्निंग उनको मिलने वाली है, जिससे अपने ही प्रोडक्ट को, नॉन ब्रांडेड को, वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा बेस्ट बना लेंगे। तो नॉन ब्रांडेड होते हुए भी कहीं ना कहीं जो हमारा एक जो प्रीमियम सेगमेंट है या थोड़ा सा मास वाला सेगमेंट है उसके अंदर जो क्वालिटी है या उसके अंदर जो स्टाइल है वो ज्यादा बेटर हो पाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स वो ऑल ओवर वर्ल्ड भी अगर आप आज भी अगर देखें किसी भी फैशन में, डिजाइन, किसी भी चीज के अंदर जो ब्रांड है उसका जो टीजी होता है वो बड़ा लिमिटेड रहता है। वो उसका जो बायर है वो पर्टिकुलर होता है, जो अल्ट्रा HNIs हैं या सुपर HNIs हैं वो लोग रहते हैं। शायद एक टाटा की गाड़ियों का एग्जाम्पल यहाँ सही होगा कि जो लैंड रोवर है, जगुआर है, वो तो वही है, लेकिन हम उनकी बहुत सारी दूसरी कार्स में भी थोड़ी उनकी झलक जरूर देख लेते हैं उस टेक्नोलॉजी की, वो इंप्रूवमेंट जरूर आती है। योर टेक कल्पेश जी, इसी सवाल मेरा सेम ही है। जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं दो चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे प्रदीप जी ने कहा, इसकी जो डिमांड है उसका एक कॉस्ट होता है और वो कॉस्ट जस्टिफाई करना बियॉन्ड अ सर्टन स्केल एक लिमिट से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसकी जो सप्लाई है वो सीमित ही रहेगी। लेकिन जैसे प्रदीप जी ने कहा कि जो डेवलपर्स ब्रांडेड रेजिडेंसेस करते हैं इनकी एक्सपीरियंस लेवल और उनके खुद के स्टैंडर्ड्स इतने हाई हो जाते हैं कि वो खुद में ब्रांड बन जाते हैं। तो आज मैंने विपिन जी आपको कहा था कि ट्राइबेका हम कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी प्रॉपर्टी बनाते हैं, और भले वो ट्रम्प की ब्रांड का प्रोजेक्ट हो या ट्राइबेका की ब्रांड का प्रोजेक्ट हो, हम वो सेम जुनून से काम करते हैं और सेम लेवल ऑफ क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं। और हम देख रहे हैं वो आज डिफरेंस।
आज अगर हमारा ट्रम्प का प्रोडक्ट मार्केट से 40-50% प्रीमियम कमान कर सकता है, तो ट्रेबेका का खुद का प्रोडक्ट मार्केट से 25-30% प्रोडक्ट कमान कर लेता है। तो ये जो जैसे कार्स में होता है, मर्सिडीज़ की मायबाक एस क्लास और सी क्लास तक जाती है, वो शायद ब्रांडेड रेजिडेंस में नहीं होगा। जो प्रीमियम कैटेगरी है, जो हम बोलेंगे सी क्लास, वो डेवलपर का खुद का प्रोडक्ट बन जाता है। और यही मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक इसका ज़्यादा एक्सपेंशन बियॉन्ड अ सर्टेन स्केल हो पाएगा, और यही कारण है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी वैल्यू काफ़ी अच्छी तरह से अप्रिशिएट करेगी। राइट, चलिए तो ये चर्चा तो और लंबी जा सकती है, बड़ी इंटरेस्टिंग भी लग रही थी दो कि ये बहुत ज़्यादा एक आम व्यक्ति से या आम घर खरीदार से नहीं जुड़ी है, लेकिन एस्पिरेशन तो देखिए उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। एस्पिरेशन हर कोई रख सकता है, और ये जो ब्रांडेड रेजिडेंसेज हैं ये एस्पिरेशंस ही हैं, उनके बारे में जानना, समझना, सुनना, और इंडियन मार्केट तो भी ओपन हुआ है इसके लिए। आगे मुझे लगता है कि बहुत एक्साइटमेंट आने वाला है इस पूरे ब्रांडेड रेजिडेंसी सेक्टर में। और श्वेता जी ने नंबर्स भी हमें शुरू में बताया कि इनफैक्ट उन्होंने करेक्ट किया कि 600 नहीं 1000 के आसपास हो चुके हैं, और वो इंडिया टॉप 10 में अगर प्लेस कर रहा है, तो इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट के लिए भी एक पूरी की पूरी नई कहानी है जो अनफोल्ड हो रही है। और आने वाले वक्त में इसके बारे में हम और भी बहुत कुछ सुनेंगे, जानेंगे, देखेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरीके से आज हम अपने दर्शकों को बता पाए आपकी बातों के माध्यम से कि ब्रांडेड रेजिडेंसेज हैं क्या, इंडिया में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, मायने क्या हैं, कौन खरीदार हैं, और ये मार्केट पूरी तरह से कैसे डेवलप हो रहा है, और इसका रेस्ट ऑफ द मार्केट पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो होप ये पूरा एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा है। जब YouTube पे आप इसे देखेंगे दिस फ्राइडे 9:30, जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और बाकी वीकेंड में आपके लिए मल्टीपल रिपीट्स होंगे ऑन द टीवी, वहां पर भी देख के आप हमें जरूर बताइएगा थ्रू मेल्स और मैसेजेस कि ये आपको कैसा लगा। फिलहाल इस हफ्ते के लिए इतने ही। अगले हफ्ते एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।